5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद देश में अब तैयारी है लोकसभा चुनावों की। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस 5 राज्यों के चुनाव में विपक्षियों को दिखा दी है, तो दूसरी तरफ विपक्षी भी अब एकजुट होने के लिए कोई कोर कसर छोड़ने में नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह बात हो गई राजनीति की। राजनीति के अलावा अगर बात करी जाए जनता की, कर्मचारियों की, तो उनकी भी अपनी अलग ही तैयारियां हैं, उनकी भी अपनी अलग ही समस्याएं हैं। बीते दिनों हमने ओपीएस, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी जैसी समस्याओं से आपको रूबरू कराया था। आपको बताया था कि कैसे ये लोग अपने दिन काट रहे हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती भी उन्हीं में से एक है, एनएचएम भर्ती के कर्मचारी भी उन्हीं में से एक है। लेकिन आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं अनुदेशक के शिक्षकों की, जिन्हें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर मानदेय और बाकी चीजों की बात करी जाए तो वो अभी तक नहीं मिल पाया है। एक तरफ वहां प्रदेश की योगी सरकार ने अनुदेशकों को 17,900 रुपए मानदेय देने के लिए आदेश दिए थे, तो वहीं अनुदेशकों का आरोप है कि सरकार उन्हें केवल 9,000 रुपए देने का काम कर रही है, जिससे घर चला पाना बहुत ही मुश्किल है, जिससे अनुदेशक योगी सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। बता दें कि कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 10 साल से कार्य कर रहे अलग अलग जिलों में अपना विरोध प्रदर्शन और अनशन किया था और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी किया था। अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने पहले भी बताया है कि अनुदेशक पर पिछले 10 वर्षों से शोषण और अत्याचार हो रहे हैं। अनुदेशकों से पूर्णकालिक कार्य कराया जाता है और अल्प मानदेय के साथ साथ अन्य सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, जिससे अनुदेशकों का जीवन स्तर निम्न स्तर से भी नीचे जा चुका है। उन्होंने बताया कि अनुदेशक आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने को भी मजबूर हैं, तो कई अनुदेशक नौकरी छोड़ करके कुछ और काम करने की तलाश में लगे हुए हैं। अनुदेशक अपना जीवन निर्वाह करने के साथ साथ शिक्षण कार्य के बाद टैक्सी व ठेला सब्जी बेचने का कार्य भी कर रहे हैं। महिला अनुदेशकों को सीसीएल भी नहीं मिलता है। अनुदेशक अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में इन अनुदेशकों के अच्छे दिन कब आएंगे, उसकी उम्मीद ये लगाए बैठे हुए हैं। टेक्स रिपोर्ट, अटल टीवी। तो देखा आपने, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम विभागों के कर्मचारी और संघ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं और अपनी अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। उन्हीं में से एक अनुदेशक शिक्षक भी हैं, जो अपनी मांगों के लिए लगातार योगी सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश के। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या होगी अनुदेशक शिक्षकों की। बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आपने उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की पीड़ा को लेकर सरकार के समक्ष, समाज के समक्ष हमारी पीड़ा को प्रदर्शित करने का कार्य किया है। मैडम, पूरे उत्तर प्रदेश में 27,555 अनुदेशक कार्यरत हैं। जी, कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो सरकार से, जिनकी आपने उम्मीद लगा रखी थी और जो पूरी नहीं हुई है? मैडम, जुलाई 2013 में हम लोग की नियुक्ति होती है। उस समय देश में 6ठा वेतन आयोग लागू था, जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 7,000 था, तो हमको 7,000 पे रखा गया। लेकिन आपको बताएं, अभी तक उसके बाद 2016 में हमारा मानदेय 15,000 का प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया। भारत सरकार ने उसको 8,470 पास किया और 2016 से हमें 8,470 मिलना प्रारंभ हुआ। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 17,000 का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर लिया
और आपको बताऊं 15 मई 2017 को वो भारत सरकार के द्वारा पीएबी मिनट्स भी जारी हो गए, लेकिन आज तक हमको हमारा 17,000 नहीं मिला। और एक चीज और बताऊं आपको, 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट भी हुआ कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए और हमारे 8,470 के प्रस्ताव को भारत सरकार ने 17,000 पास कर दिया। लेकिन ये 17,000 सिर्फ हमारे सपने ही रह गए। ये हमारे साथ सरकार ने वादा खिलाफी की। इसको लेकर हम लोग हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने भी 3 जुलाई 2019 को कहा कि इनको मार्च 2017 से 9% ब्याज की दर से इनको 17,000 का भुगतान करिए। पहले लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन सरकार हमें हमारा 17,000 नहीं दी। सरकार डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच से भी हम 2 दिसंबर 2022 को इस केस को जीत के गए। हमें 17,000, डबल बेंच ने भी कहा कि इनको 17,000 का भुगतान करिए, लेकिन सरकार हमको 17,000 का भुगतान नहीं की और सरकार 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी 14 अगस्त 2023 की जो सुनवाई हुई, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक मौखिक कहा है कि आप इनके 17,000 का पेमेंट करिए। सरकार वहां स्टे लेने गई, सरकार को वहां स्टे नहीं मिला और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा कि पहले आप इनका 17,000 का भुगतान करके आइए डबल बेंच के आदेश का, फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन उसके बाद भी 14 अगस्त के बाद भी आज लगभग 4 महीने हो गए, उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा 17,000 का भुगतान नहीं की। दूसरी जो बात मैं कहना चाहूंगा मैडम, 29 जुलाई 2020 को इस देश में नई शिक्षा नीति आती है। नई शिक्षा नीति के में जब आप पढ़ेंगे 5.5 में उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जितने सारे विषय थे हमारे, चाहे वो शारीरिक शिक्षा, कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण और उद्यान, ये सब पहले हमारे अनिवार्य विषय नहीं थे। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में इसको अनिवार्य विषय बना दिया गया और उसमें कहा गया कि इसके स्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। आज भारत की सरकार बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाकर नई शिक्षा नीति का स्वागत करती है, लेकिन 3.5 वर्ष हो गए, आज तक भारत उत्तर प्रदेश की सरकार हमें हमारा अधिकार नहीं दे पाई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी सरकार से कहना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के द्वारा हमारा जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण का, उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित करे नई शिक्षा नीति के द्वारा। दूसरी जो प्रमुख मांग है मैडम, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो 27,555 अनुदेशक है, इसमें लगभग 20,000 महिलाएं हैं और महिलाओं को ये सरकार महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, मिशन शक्ति का नारा देती है, लेकिन ये सरकार महिलाओं को न सीसीएल की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए न मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए न अंतर जनपदीय की व्यवस्था है। जिस प्रदेश में बताइए 2013 में महिलाओं की नौकरी लगी थी, उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आज के डेट में उनकी शादी हो गई है। आज के डेट में उनकी शादी हो गई है, फिर भी वो मायके में ही रह रही है, जबकि सामाजिक बंधन के अंतर्गत उनको ससुराल में जाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इन महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफर, जिस जनपद में इनकी शादी हुई है वहां इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन सरकार ट्रांसफर नहीं कर रही अंतर जनपदीय। और चौथी जो हमारी प्रमुख मांग है, 100 बच्चों के नाम पे हमारा शोषण होता है, हमारा अत्याचार होता है, प्रधानाध्यापक शोषण करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी शोषण करते हैं, एसडीआई शोषण करते हैं। और आपको बताऊं, जहां 100 से 1 भी बच्चा कम होता है, हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया जाता है, केवल और केवल हमको जिम्मेदार माना जाता है। आप बताइए, क्या इस देश में 99 बच्चा है? क्या देश में 90 बच्चा है? तो क्या उस विद्यालय के बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो भी शारीरिक शिक्षा विषय पढ़े, वो भी कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान पढ़े? लेकिन ये सरकार हमारे साथ नाइंसाफी करती है और हमारा शोषण और अत्याचार कर रही है। आप बताइए, 2013 से हम प्रारंभ हुए, आज 10 साल हो गए, फिर भी हमें मात्र 9,000 रुपया मिलता है। और 2018 में जो 8,470 रुपया मिल रहा था, इस सरकार ने विश्व के इतिहास में ये पहली घटना होगी जब किसी के मानदेय को बढ़ाने के बदले ये सरकार घटाने का काम करती है। जो 8,470 मिल रहा था उसको सरकार ने घटाकर 7,000 कर दिया और 9 महीने की 13,230 रुपए की रिकवरी भी की है। आप बताइए, विश्व के इतिहास में क्या कोई ऐसी घटना है
कि किसी के मानदेय की रिकवरी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में अनुदेशकों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इतना शोषण हुआ है कि हमारे साथ हमारे नाइंसाफी हुई और हमारे मानदेय को बढ़ाने के बदले ये सरकार घटाने का काम करती है, रिकवरी का काम करती है। और आयुष्मान कार्ड, हमको आयुष्मान की सुविधा नहीं मिलती, हमको ईपीएफ की सुविधा नहीं मिलती। हमारे जो अनुदेशक काल कलवित हो जाते हैं उनको कोई सुविधा नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, उनके बदले किसी दूसरे को नौकरी नहीं मिलती। तो इस प्रकार की तमाम समस्या है जिसे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भुगत रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब हमारी नियुक्ति हुई थी जुलाई 2013 में, हमारी संख्या 41,307 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इतना शोषण और अत्याचार हुआ कि आज हमारी संख्या 27,555 में पहुंच गई है। 100 बच्चों के नाम पर हमको नौकरी से निकाल दिया गया और इतने कम मानदेय में, आप बताइए इतने कम मानदेय में कौन नौकरी करेगा। लेकिन हम अपने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक अपने विद्यालय में नौकरी करता है। हम समय से पहले आते हैं, समय के बाद जाते हैं, फिर भी हमको अंशकालिक कहा जाता है। और आप बताइए, इस देश में न आप हाई कोर्ट की बात मानोगे, न सुप्रीम कोर्ट की बात मानोगे, तो ये व्यवस्था क्यों बनाए हो? ये सारी व्यवस्था को बंद कर दो। जी मैडम। जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि आपने जो आपकी ये समस्याएं हैं, जो आपकी मांगे हैं, क्या किसी के सामने आपने ये समस्याएं रखी? क्या कोई आश्वासन दिया गया? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? मैडम, इस देश का कोई ऐसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है जिसका दरवाजा हम लोगों ने नहीं खटखटाया। हमने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से मिला। इस देश के प्रधानमंत्री को पीएमओ कार्यालय में 2 से 3 बार हमने जाके अपनी अर्जी लगाई। इस उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पास हम लगभग 5 बार जाकर अपनी अर्जी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के पास 56 बार मैं मिल चुका हूं, क्योंकि मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 56 बार मिल चुका, लेकिन आज तक हमारी समस्या टस से मस नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। चाहे वो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी रही हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर रहे हो, इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम अपनी अर्जी नहीं लगाए। चाहे इस देश के गृह मंत्री और उस समय राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, और हमें याद है 3 अप्रैल 2016 को इसी लखनऊ के झूलेलाल मैदान में राजनाथ सिंह जी ने एक रैली किया था कि जो हमारे अधिकार की बात करेगा वो उत्तर प्रदेश के पे राज करेगा। और हम लोगों ने उन पे भरोसा करके इनको 2017 में सत्ता में लाया, लेकिन आज तक इन लोगों ने, और राजनाथ सिंह जी कह रहे थे उस रैली में कि सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है, सरकार की नीयत यदि सही हो तो संविदा कर्मियों की समस्या 2 सेकेंड में समाप्त हो सकती है। लेकिन आज उस रैली के भी 7 साल हो गए, आज भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जहां से चला था सिर्फ 2000 की बढ़ोतरी हुई है। जी विक्रम जी, एक और चीज जानना चाहूंगी मैं। आपने बात की अभी नई शिक्षा नीति के लिए, नई शिक्षा नीति के बारे में बात की। नई शिक्षा नीति को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है, क्या असमंजस है? मैडम, 29 जुलाई 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं और कहा उस नई शिक्षा नीति में ये भी लिखा है कि संविदा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। फिर भी आज लगभग 3.5 वर्ष हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश में संविदा की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है। और बड़े बड़े ढोल नगाड़े, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं कि देखिए ये भारत की सरकार है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है। आप बताइए, जब 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के हमारे सारे विषय जब मुख्य विषय बना लिए गए हैं, तो फिर जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय होते हैं, वैसे ही हमारे शारीरिक शिक्षा, कला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण को बना लिया गया है। और उसमें लिखा हुआ है कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार आज 3.5 साल हो गए हमें अस्थायी नहीं कर रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति में जो 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी पालन करे और हमें हमारे ही विद्यालय में, हमारे ही पद पे उत्तर प्रदेश सरकार हमको नियमित करे। जी, एक और सवाल है मेरा कि 2024 इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनाई है आपने, क्या रणनीति होगी आपकी?
मैडम, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से हम लोगों ने कर्मी कमीशन प्रारंभ किया। प्रत्येक रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक हमारा कर्मी कमीशन चलता है। और अब 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हम जिलाधिकारी के माध्यम से 1 दिवसीय धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन प्रेषित कराएंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। और 26 दिसंबर तक हम सरकार को समय देंगे कि 26 दिसंबर तक सरकार हमारी समस्या का समाधान करे। और यदि 26 दिसंबर तक सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो 27 दिसंबर से लखनऊ की धरती पर अनिश्चितकालीन हमारा धरना प्रारंभ होगा। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमें सरकार नियमित नहीं कर देती, हमारी समस्या का समाधान नहीं कर देती। फोन लाइन पे हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।